नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको पंचायत में जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसको सुनने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने मामला दर्ज करना और न्यायपीठ की नियुक्ति के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम मामले को सुनने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले धर्मासन की पहली बैठक में सर्वप्रथम अभियोगी के बयान लिए जाएंगे तथा अभियोगी को अभियोग के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य या गवाही को पेश करने के लिए अगली तारीख दी जाएगी। तो जब धर्मासन का गठन हो जाता है उसके बाद उसकी जो प्रथम बैठक होगी, पहली बैठक में क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है या कंप्लेनेंट होता है, जिसको हम हिंदी में अभियोगी कहते हैं, उसके बयान लिए जाते हैं और कोई अन्य साक्ष्य वो प्रस्तुत करना चाहे उसको लाने के लिए अगली तारीख उसे दी जाती है। दूसरी पेशी पर उन सभी गवाहों के बयान लिए जाएंगे। तो जब दूसरी पेशी नेक्स्ट डेट होती है उसमें क्या होता है कि उस द्वारा जो गवाह पेश किए जाते हैं उनके बयान दर्ज किए जाते हैं पंचायत में धर्मासन के द्वारा। इन बयानों या छानबीन के बाद यदि धर्मासन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोग झूठा व निराधार है तो पंचायत इसे खारिज कर सकती है। यदि बयानों की छानबीन या अन्य प्रकार से पूछताछ करने पर धर्मासन को लगता है कि जो अभियोग दायर किया गया है पंचायत के समक्ष वो झूठा और तथ्यों के विहीन है तो पंचायत उसे खारिज कर सकती है और तथा अन्यथा अभियुक्त को बुलाने के आदेश दे सकती है। यदि पंचायत जो है अभियोग को खारिज नहीं करती है तो धर्मासन जो है अभियुक्त को बुलाने के आदेश दे सकता है। जब अभियुक्त धर्मासन के सामने उपस्थित होता है तो उस पर लगाए गए आरोपों को उसे सुनाया जाएगा और यदि अभियुक्त आरोपों को स्वेच्छा और स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता है तो बिना साक्ष्य अभिलिखित किए उसे दोषित किया जा सकेगा तथा इसी आधार पर दंड दिया जा सकता है। तो फिर उसके बाद यदि वो मामला खारिज नहीं किया जाता तो अभियुक्त को बुलाया जाता है, धर्मासन के समक्ष वो उपस्थित होता है और जो आरोप उसके खिलाफ होते हैं उसको सुनाए जाते हैं और यदि उन आरोपों को अभियुक्त स्वीकार कर लेता है तो बिना कोई साक्ष्य अभिलिखित किए उसे दोषी करार दिया जाता है और उस आधार पर उसे दंड दिया जा सकता है। और यदि वह लगाए गए आरोपों से इनकार करता है तो उस दशा में धर्मासन अभियोगी और अभियुक्त दोनों को अपने अपने गवाह पेश करने का आदेश देगा। यदि अभियुक्त जो है वो आरोपों से इनकार करता है, उन्हें मानने से मना कर देता है, तो उस दशा में धर्मासन जो है अभियोगी और अभियुक्त दोनों को अपने अपने गवाह धर्मासन के समक्ष पेश करने के आदेश देगा और गवाहों के बयानों को न्यायपीठ द्वारा नियम 51 के अनुसार लेखबद्ध किया जाएगा। तो जो उनके गवाहों द्वारा बयान दिए जाएंगे वो धर्मासन द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाएंगे। सर्वप्रथम अभियोगी पक्ष के गवाहों के बयान और बाद में अभियुक्त पक्ष के गवाहों के बयान लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट होता है उसके जो गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद अभियुक्त के जो गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। अभियुक्त को छोड़कर किसी व्यक्ति का परीक्षण करने से पूर्व निम्नलिखित शर्त दिलाई जाएगी। तो जो उनके गवाह होते हैं उनका बयान दर्ज करने से पूर्व जो है इस प्रकार की शर्त धर्मासन द्वारा उन्हें दिलाई जाती है। क्या है शर्त? मैं सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, भगवान मेरी सहायता करे। या तो यह शर्त हो सकती है या फिर मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये दो प्रकार की शर्त हैं, इनमें से किसी भी एक प्रकार की शर्त गवाहों को दिलाई जा सकती है।
प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष अभियुक्त को छोड़कर जिरह कर सकते हैं। तो जो पक्ष हैं एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो जिरह कर सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद धर्मासन दोनों पक्षों को बाहर भेजेगा और विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय देगा। तो जब ये सभी के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर फैसला लेने से पहले धर्मासन क्या करता है, दोनों पक्षों को बाहर भेज देता है और आपस में विचार करने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय देगा। यदि मतभेद हो जाएं तो निर्णय बहुमत से होगा। यदि धर्मासन के जो पंच हैं या जिसमें प्रधान और पंच भी शामिल हो सकते हैं या तीनों पंच ही हैं जो आपस में से किसी एक को धर्मासन का अध्यक्ष चुनते हैं, तो जो निर्णय लेंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। यदि उनमें आपस में सहमति नहीं बनती है तो जो बहुमत से लिया गया निर्णय होगा वो मान्य होगा। निर्णय मिसल पर लेखबद्ध करके धर्मासन उस पर हस्ताक्षर करेगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे जो फाइल होगी उस पर लेखबद्ध किया जाएगा और धर्मासन के जो पंच होंगे उस पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों पक्षों को भीतर बुलाकर निर्णय सुनाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दोनों पक्षों को धर्मासन के समक्ष बुलाया जाएगा और जो फैसला लिया होगा धर्मासन द्वारा या जो भी निर्णय किया गया होगा उनको सुनाया जाएगा। धर्मासन प्रत्येक संभव तरीके से सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। धर्मासन जो है वो हर तरीका अपनाएगा जिससे सच्चाई सामने लाई जा सके। सच्चाई जानने के लिए कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है, यानी कोई ऐसा बना बनाया फार्मूला नहीं है। तो सच्चाई जानने के लिए क्या होता है कि सच्चाई उनके बयानों के आधार पर ही सामने लाई जा सकती है। इसके लिए कोई बना बनाया फार्मूला तय नहीं है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग ढंग अपनाए जा सकते हैं। सच्चाई जानने के लिए ग्राम पंचायत मौके वारदात पर भी जा सकती है। तो धर्मासन जो है सच्चाई जानने के लिए जहाँ पे घटना घटित हुई हो वहाँ जाके भी सच्चाई जानने के लिए वहाँ जा सकता है, वहाँ पे भी पूछताछ कर सकता है। पंचायत उन सबूतों पर गौर करेगी जो दोनों पक्षों द्वारा पेश किए जाते हैं। तो जो भी सबूत दोनों पक्षों द्वारा दिए जाते हैं धर्मासन के समक्ष, उन पे गौर किया जाएगा और पंचायत इसके साथ और भी सबूत मांग सकती है। सारे केस की कानूनी रूप से जांच पड़ताल करने के बाद पंचायत अपना फैसला लिखित रूप में पारित करेगी। तो इसमें सभी प्रकार की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद पंचायत जो है लिखित में अपना फैसला पारित करेगी। पंचायत अपने द्वारा पारित फैसले को बदल नहीं सकती है, परंतु कोई लिखने में हुई भूल का सुधार किया जा सकता है। तो पंचायत ने जो एक बार फैसला पारित कर दिया या दे दिया, उसको पंचायत जो है फिर बदल नहीं सकती है। ये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 68 में इसका वर्णन किया गया है। पंचायत को यह भी अधिकार है कि अगर वह उचित समझे तो लागत सहित भी अपने फैसले को पारित कर सकती है, यानी वह दोषी पाई गई पार्टी को इस कार्रवाई का पूरा खर्च देने के लिए कह सकती है। परंतु यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पंचायत की शक्तियाँ उसी सीमा तक है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उसे दी गई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि पंचायत जो है कई बार अब जो फैसला पारित करती है उसमें दोषी पार्टी से पूरा खर्च देने को भी कह सकती है, लेकिन पंचायत की शक्तियाँ वहीं तक सीमित है जो कि उसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार दी गई है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 30(2) के अनुसार न्याय पंचायत की किसी भी कार्रवाई या सुनवाई के लिए कोरम या गणपूर्ति का होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज की धारा 30(2) में यह बताया गया कि न्याय पंचायत में कोई भी कार्रवाई की या सुनवाई जो होगी वो बिना कोरम के नहीं होगी। यदि कोरम ना हो तो फैसले की सुनवाई या फैसला देना गैर कानूनी होगा।
यदि कोरम धर्मासन का कोरम पूरा नहीं होता है और वो कोरम के अभाव के कारण सुनवाई कर दी जाती है या फैसला दे दिया जाता है तो वो गैर कानूनी करार दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।